हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो स्टूडेंट्स, अपन ईथर पढ़ रहे थे। ईथर में अपन ने लास्ट टॉपिक देखा ईथर के भौतिक गुणधर्म। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ईथर में, वो आता है ईथर के रासायनिक गुणधर्म। ईथर के रासायनिक गुणधर्म ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश। तो इसमें ईथर के रासायनिक गुणधर्म में अपन 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कौन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? उसमें पहली अभिक्रिया होगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होता हो। कौन सी पहली? कि जिनमें एल्किल, किसका? एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होता हो, वो वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे। सेकंड अपन पढ़ेंगे कि जो ईथर होता है उसके पास क्या होता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। तो सेकंड अपन पढ़ेंगे कि लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया, क्या? लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है। और थर्ड जो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन कि जो कार्बन और ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूं? कार्बन और ऑक्सीजन बंध विदलन के कारण अभिक्रिया, बंध विदलन वाली अभिक्रिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बंध विदलन वाली अभिक्रियाएं। और फोर्थ होगी अपनी अन्य अभिक्रियाएं। क्या होंगी? अन्य अभिक्रियाएं। तो ईथर के रासायनिक गुणधर्म में अपन 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे। उनमें पहली होगी कि एल्किल समूह के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, सेकंड होगी लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, थर्ड होगी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंध है उसका विदलन हो, यह बंध टूटे तब कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, और फोर्थ होगी अन्य अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि एल्किल समूह के प्रतिस्थापन के कारण होने वाली अभिक्रिया। क्या? एल्किल समूह के प्रतिस्थापन के कारण होने वाली अभिक्रिया। उसमें अपन पहली पढ़ेंगे वो होगी कि हेलोजनीकरण। क्या पढ़ेंगे? कि डाई एथिल ईथर का हेलोजनीकरण, या डाई एथिल ईथर की हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। इसमें क्या होगा? देखो, जब अपन डाई एथिल ईथर का हेलोजनीकरण करते हैं तो दो कंडीशन लगती है। दो कंडीशन कौन कौन सी लगती है? दो कंडीशन, पहली कंडीशन होती है वो लगती है कि अगर अपन रिएक्शन हो वो अंधेरे में कराएं। किस में कराएं? अंधेरे में कराएं, अंधेरे में। फर्स्ट कंडीशन हो कि अंधेरे में रिएक्शन कराएं, तब क्या होगा? मतलब अंधेरा हो वहां पे रिएक्शन कराएं, किसकी? डाई एथिल ईथर की। किसके साथ? हेलोजन के साथ। तो देखना ये क्या होता है? डाई एथिल ईथर होता है CH3 CH2O CH2 CH3। इसको अपन क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर। क्यों? दोनों तरफ CH2 CH3 CH2 CH3, तो क्या होगा? डाई एथिल ईथर। इसकी रिएक्शन अगर अपन हेलोजनों के साथ कराएं, H2 के साथ, तब क्या होगा? किसकी उपस्थिति में? अंधेरे की उपस्थिति में, अंधेरे में। तब क्या होगा कि देखो, अब ध्यान दो, यहां से जो पॉइंट समझने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और इसके पास वाला कार्बन ये भी क्या है? अल्फा। अब देखना, एक बार तो यहां से एक H, और यहां पे देखो ये X है, तो इस प्रकार से तो X और X। ठीक है। यहां से ये H जाएगा और ये X जाएगा, और ये दूसरा X है वो यहां पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2O CHX और CH3, ये बन गया। क्या? कि देखो ध्यान दो इधर, क्या कि यहां से H गया, यहां से X, क्या निकला? HX। यहां से HX निकला, और ये हेलोजन था, X था, वो यहां पे आके जुड़ गया। अब आगे स्टेप करवाएं अपन वापस, अगर इसकी रिएक्शन X2 से करवा दे, तब देखो ये भी तो अल्फा ही था, तो यहां से क्या होगा? यहां से वापस एक H और X जाएगा, HX निकलेगा, और हेलोजन होगा वो आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CHXO CH CH3 और X। ये बन गया। तो इसको अपन बोल सकते हैं डाई हेलो। देखो दो हेलोजन है, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, अल्फा पे भी है, ये भी अल्फा पे है, या इसको एक को अल्फा लिख दो, एक को अल्फा डैश लिख दो, तो अल्फा अल्फा डाई हेलो डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से क्या होता है कि जब अपन
डाई एथिल ईथर का हेलोजनीकरण कराते हैं अंधेरे की उपस्थिति में, तो 2 बार क्या होता है इसका हेलोजनीकरण। देखो एक बार तो इस अल्फा कार्बन का होगा तो HX निकला तो यहाँ पे जुड़ा, दूसरी बार इसका तो यहाँ पे जुड़ा, तो HX निकलता है, अक्स दोनों पे जुड़ गया। सेकेंड जो कंडीशन आती है वो आती है अगर प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं, क्या प्रकाश की उपस्थिति में, तब क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों को समझने का, क्या ये है अपने पास क्या डाई एथिल ईथर, ये अपने पास है डाई एथिल ईथर, इसकी रिएक्शन हेलोजनों के साथ कराते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश एच, हेलोजन अभी नहीं लिख रहा हूं कितने, तो देखना यहां से आप बताओ कितने HX निकल सकते हैं। देखो जितने इस रिएक्शन में क्या होगा, जितने हाइड्रोजन होंगे प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे ये विक्रिया करवाएंगे अपन डाई एथिल ईथर की, तो जितने हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वो सारे हेलोजन के साथ जुड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 2 5 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन 10 हेलोजनों के साथ जुड़ेंगे तो क्या निकल गए 10HX। और अब बताओ आप यहां पे कितने X2 लेंगे, 10X2 लेंगे, क्या 10X2, तभी देखो टोटल कितने हो गए 20 हेलोजन हो गए, टोटल कितने हो गए 20 हेलोजन, 10 X तो निकल गए, बचे कितने 10, तो जितने हाइड्रोजन निकले उतने वहां पे जोड़ते जाओ। कैसे, CH3 था तो उसकी जगह CX3, CH2 था तो CX2O, CX2 और CX3, ये बना क्या अपने पास, ये अपने पास बना पर हेलो डाई एथिल ईथर, क्या पर हेलो डाई एथिल ईथर। तो क्या किया अपन ने कि जब प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो सारे हाइड्रोजन तो निकल जाते हैं HX के साथ, मतलब HX की फॉर्म में, है ना, और उन हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है हेलोजन आ जाता है। जैसे अपन एग्जांपल देखें CH3 CH2O CH2 CH3, ये अपने पास क्या है एग्जांपल। इसकी रिएक्शन 10Cl2 से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तब क्या होगा CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, आया समझ में। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इसको डाई हेलो बोला था तो क्या हो गया डाई क्लोरो, क्या होगा सॉरी डाई हेलो क्या आएगा, पर हेलो बोला था, क्या बोला था पर हेलो, क्या बोला था पर हेलो डाई एथिल ईथर बोला था, तो इसका क्या हो जाएगा पर क्लोरो, क्या पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, क्या पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो आया समझ। याद क्या रखना है कि अंधेरे की उपस्थिति में कराते हैं तो दोनों से HX निकलता है अल्फा स्थिति से और अपने पास ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं, उसकी जगह पर हेलोजन आ जाता है, जिसे अपन पर हेलो डाई एथिल ईथर कहते हैं, ठीक है। आगे इतनी बात समझ। तो इस प्रकार से अपन ने एग्जांपल, ये थी अपनी फर्स्ट रिएक्शन कि अपन एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होता है तब क्या अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं सेकंड जो रिएक्शन होती है कि ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया या लोन पेयर पर होने वाली अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। देखो ईथर में ऑक्सीजन होता है, उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं 2 लोन पेयर। इन 2 लोन पेयर के कारण क्या करता है ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है लवण बना लेता है, क्या बना लेता है लवण, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेता है। क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन होता है किसमें डाई एथिल ईथर में, जो ऑक्सीजन होता है उस पे 2 लोन पेयर होते हैं और ये लोन पेयर होने की वजह से ये लुईस क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, और जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, या यहाँ पे लिख देता हूं प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण की तरह व्यवहार करता है। इसमें अपनी सबसे पहले अभिक्रिया आती है कि डाई एथिल ईथर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या डाई एथिल ईथर की वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं O2 के साथ रिएक्शन,
जिसको अपन बोल सकते हैं पेरोक्साइड का बनना। क्या? पेरोक्साइड का बनना। क्या बोल रहा हूं कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा इस डाई एथिल ईथर के साथ, तो किस प्रकार से पेरोक्साइड बनाएगा वो अपन देखते हैं। तो देखो ये अपने पास क्या है, ये है डाई एथिल ईथर। ये क्या है? डाई एथिल ईथर। ये अपने पास है डाई एथिल ईथर। ठीक है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ अभिक्रिया कर कर पेरोक्साइड का निर्माण करता है। अब ये पेरोक्साइड कैसे बनाता है देखो, ये बनाएगा 2C2H5O C2H5 और इसके साथ क्या बना लेता है, ये बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। यही क्या होता है? पेरोक्साइड। क्या होता है? पेरोक्साइड। आया समझ? अब देखो ये तो ठीक था कि अपन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो पेरोक्साइड बना लेता है, ये बात तो ठीक थी। लेकिन अगर अपन इस ईथर को, इस डाई एथिल ईथर को लंबे समय तक बाहर खुला छोड़ दिया, वायुमंडल में रहने दे या बाहर रहने दो, तब क्या होता है देखो, ये जो डाई एथिल ईथर है इसको अगर अपन लंबे समय तक बाहर रहने दें, क्या लंबे समय तक अगर इसको बाहर रहने दें, यहां पे लिख देता हूं लंबे समय तक, तब क्या होगा? तब देखना कि जो पेरोक्साइड बना है उससे क्या बन जाएगा उत्पाद, ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। अगर अपने डाई एथिल ईथर को लंबे समय तक अगर वातावरण में रहने देते हैं या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है और वो एक विस्फोटक प्रकृति का होता है। कैसे बनता है वो देखो, ये हो गया CH3 CH2 O CH CH3, ये देखो CH2 ऐसे लिख सकते हैं इसको कि CH3 CH2 O CH2 CH3। तो यहां पे देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच में OOH आ जाता है जिसे अपन बोलते हैं ईथर या डाई एथिल ईथर हाइपोपेरोक्साइड, जिसको अपन सीधा लिखेंगे ईथर हाइपोपेरोक्साइड ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोला कि जो डाई एथिल ईथर है उसको अगर अपन लंबे समय तक वायुमंडल में रखते हैं तो ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है जो एक विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि बताइए या कारण बताइए कि अगर अपन ईथर को वायुमंडलीय ऑक्सीजन में रखते हैं तो क्या होता है, यानी लंबे समय तक अगर वायुमंडलीय ऑक्सीजन में रख देंगे तो एक ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होगा और वो एक विस्फोटक प्रकृति का होता है। ठीक है। अपनी सेकंड जो रिएक्शन आती है वो आती है कि इथरो की रिएक्शन। क्या? इथरो की रिएक्शन है, इथरो की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराने पर, क्या अम्लों के साथ, तो क्या होता है देखना, इसको अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। कैसे हुआ वो अभी अपन अभिक्रिया से देखेंगे। तो देखो अपन ने बोला था कि जब भी ईथर की अभिक्रिया अपन अम्लों से कराते हैं तो ऑक्सोनियम लवण बनते हैं। क्यों? क्योंकि ईथर के पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। उन लोन पेयर के कारण वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है और लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो देखो रिएक्शन देखते हैं अपन। ये अपने पास है डाई एथिल ईथर। क्या है? डाई एथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं अम्ल के साथ। ठीक है। तब क्या होता है देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इस पे प्लस और इस पर माइनस। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है इसको, तो क्या बन जाता है C2H5O
C2H5। ठीक है, इसने लोन पेयर दिए इस हाइड्रोजन को, तो इस पे आ गया पॉजिटिव और ये हो गया यहाँ पे Cl माइनस। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम लवण। क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम लवण। सेकंड अगर अपन एग्जांपल देखें वो होगा कि अगर डाई एथिल ईथर, क्या C2H5O C2H5, ठीक है, इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाएं तो इसके पास क्या है? दो लोन पेयर, तो ये किस पे टूटता है? H प्लस और HSO4 माइनस। तब क्या होगा? तब होगा कि C2H5O H इस पे पॉजिटिव, ये होगा C2H5 और ये HSO4 माइनस यहां पर, HSO4 माइनस यहां पर, इसे भी क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सोनियम लवण। तो अपन जब इथरो की अभिक्रिया यानी डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराएंगे तो हमें ऑक्सोनियम लवण का जो ऑक्सोनियम लवण होता है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अपनी थर्ड रिएक्शन आती है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों से अगर अपन इथरो की अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, तो वो अपन जानते हैं। देखो क्या होते हैं, ये होता है अपने पास क्या? डाई एथिल ईथर। क्या होता है? डाई एथिल ईथर, जिसके पास क्या है? दो लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ये है BF3। क्या है? BF3। इसको अपन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक? उन्हें बोला जाता है कि जो बंध बनाने के बाद भी उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इसके पास कितने? देखो, इसके पास 3 तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, कितने हो गए? 6। तो इनके पास क्या है? 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन ही है, तो 8 का इसका मतलब अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ठीक है, ये इस डाई एथिल ईथर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाई एथिल इथरेट। क्या बनाता है? इथरेट बनाता है। क्या बनाता है? इथरेट। कैसे बनाता है देखना, ये बनता है C2H5O C2H5, ये इसको अपने लोन पे देता है तो इस पे आ गया BF3। इसको अपन बोलते हैं क्या? बोरोन, क्या? बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाई एथिल इथरेट। ठीक है, ये था अपना क्या कि जब अपन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों से अभिक्रिया करवाते हैं तब तो हमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाई एथिल इथरेट प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अपने 2 रिएक्शन पढ़ी है रासायनिक गुणधर्मों में, है ना। अब अपनी थर्ड जो रिएक्शन आती है वो आती है कि वे विक्रियाएं जिनमें CO बंध का विदलन होता हो। क्या? जिसमें CO बॉन्ड का विदलन, CO बॉन्ड का विदलन होता हो। अब उनमें सबसे पहली जो अभिक्रिया आती है वो आती है कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया सांद्र HI के साथ। क्या बोल रहा हूं? डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया सांद्र HI के साथ। तो देखो, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अपन सांद्र HI के साथ कराते हैं तब हमें क्या उत्पाद बनता है। तो देखना, अगर अपन ऐसे लें C2H5O C2H5, ठीक है, इसकी अभिक्रिया सांद्र HI के साथ करते हैं और इसको हीट करते हैं, तब देखो, अब ये HI है, H प्लस और I माइनस। अब इनमें से किसी को भी H दे दो, किसी को भी I दे दो, बात बराबर है। तो अपने पास बन जाएगा C2H5I प्लस C2H5O। तो क्या बन गया? एल्किल हैलाइड बन गया, एल्कोहल बन गया, मतलब डाई, मतलब कि क्या बन गया? एल्किल हैलाइड और एल्कोहल बन गया। ठीक है, अब देखना, अगर आपको ये तो ठीक था कि अगर आपको सममित ईथर दे रखा है तब तो आप किधर भी I जोड़ो या H जोड़ो, बात बराबर है। लेकिन आपके पास ये एग्जांपल आ जाए CH3O C2H5, तब क्या करोगे? इसके अभिक्रिया में करवा दो सांद्र HI के साथ और इसको गर्म कर दो। एक तो पॉइंट आ जाए, एक आपके पास आ जाए CH3 CH CH3 CH2
COCH2CH3 प्लस सांद्र HI के साथ इसको गर्म कर दिया। अब देखो दो कंडीशन आपके पास। अब आप सोचोगे कि सर इसको I दूं या इसको I दूं या इसको H दूं या इसको H दूं। भाई बॉन्ड तो ये टूटेगा, कोई भी तोड़ो बॉन्ड टूटना है। अब किसको आई जाएगा किसको H? तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि जब भी आप ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं, क्या बोल रहा हूं, HI के साथ कराते हैं, कौन से की, ईथर की अभिक्रिया HI के साथ, तो I उधर जाता है जिधर त्रिविम बाधा कम हो। क्या हो, त्रिविम बाधा कम हो। तो त्रिविम बाधा जिधर कम होगी I उधर जाएगा। ये किस में लागू होता है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में। अब आप बोलेंगे सर 3 डिग्री में क्यों नहीं होता, तो 3 डिग्री का रीजन अभी नेक्स्ट आएगा आपके। ठीक है, क्या बोला, तो कि जब भी ईथर की अभिक्रिया सांद्र HI के साथ करवाओगे तो I उधर जाएगा जिधर त्रिविम बाधा कम हो। अब आप सोचोगे कि इसमें देखो त्रिविम बाधा किधर कम है, इधर CH3 है, इधर C2H5, इधर तो 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो इधर जाएगा I और इधर जाएगा H। ऐसे तो होगा, तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तरफ इधर I इधर H, तो बन जाएगा CH3I मेथिल आयोडाइड और साथ में C2H5O। बन गया, बन गया। अब देखो नेक्स्ट ये वाला, अब इसमें किधर जाएगा I, इसमें I किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर, देखो इधर त्रिविम बाधा ज्यादा है कि इधर, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर ये बॉन्ड टूटेगा, I इधर और H इधर, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH2 I प्लस में क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। ये बात थी अपनी क्या 1 डिग्री और 2 डिग्री की। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री आ जाए, देखो अभी आपको बताता हूं, ये वाला एग्जाम्पल आ जाए आपके पास, ये वाला एग्जाम्पल आ जाए कि CH3 O C2H5 ये वाला आ जाए, इसके अभिक्रिया करा दे सांद्र HI के साथ, तब क्या बनेगा, इसको हीट करते तो देखना I किसके पास जाएगा। अब देखो बच्चों, जो अपन ने पढ़ा वो था SN2 अभिक्रिया के अनुसार, 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो होता है SN2 के अनुसार, और 3 डिग्री होता है उसमें होता है SN1 के अनुसार। अब ये कैसे हुआ सर, तो देखना मैंने क्या बोला था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात की तो I जिधर जाता है जिधर त्रिविम बाधा कम हो, तो अपन ने देखा था कि जो SN2 अभिक्रिया देखी थी तो उसकी क्रियाशीलता का क्रम देखा था, तो अपन ने देखा था कि 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है ना। तो इसी प्रकार अपन 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में आती है SN1 अभिक्रिया, और SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और यहां पर भी क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, और वो बहुत, अरे बहुत और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, ये होया C2H5। अभी देखो ये प्लस है तो इसके पास क्या आएगा, ये माइनस, तो I इधर आया और यहाँ पे H तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, कि देखो याद कैसे रखोगे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो SN2 के अनुसार जुड़ता है और 3 डिग्री में SN1 के अनुसार जुड़ता है, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो I उधर जाएगा जिधर त्रिविम बाधा कम होती है, लेकिन 3 डिग्री में गड़बड़ हो जाती है, तो ये कार्बोकेटायन बनने की वजह से। अब देखो बच्चों, अब अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, CH3O C2H5। तो इस अभिक्रिया को अपन करनी है HI के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जो आसानी से पूरी मैकेनिज्म एक साथ आ जाए। क्या, CH3O C2H5 जिसकी अभिक्रिया अपन ने कराई थी सांद्र HI के साथ, किसके साथ, सांद्र HI के साथ। तब क्या होगा,
इसको हीट करने के बाद CH3I प्लस C2H5OH ये उत्पाद बना था। इसकी क्रिया विधि देखते हैं, और क्रिया विधि होती है वो अपनी SN2 क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। तो देखो क्या होता है, ये अपने पास क्या HI जो किस में टूटता है, H प्लस और I माइनस में, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे जो ये I माइनस है ये देखो इस CH3 पे आकर जुड़ेगा। कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, ये इसके ऊपर आके जुड़ता है, जिसको अपन बैक साइड अटैक बोलते हैं, ये रेयर अटैक बोलते हैं। अपन ने पढ़ा था बैक साइड आक्रमण एसिम्प्टोटिक। तब क्या बनेगी, एक संक्रमण अवस्था बनेगी। देखो ये बॉन्ड टूटने वाला और ये जुड़ने वाला है, तो देखो I ये बनने वाला है तो इसके आगे लगा दिया CH3, इसको डैश से लिखा, ये टूटने वाला है तो इसको भी मैंने लिख दिया OC2H5। तो इस पे तो क्या था माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक है। अब ये बनी संक्रमण अवस्था। अब क्या होगा, ये बन जाएगा CH3I, साथ में बन जाएगा C2H5O माइनस, बन गया। अब ये जो H प्लस था ये C2H5 के साथ अभिक्रिया करता है और एथेनॉल का निर्माण कर देता है। ये थी अभिक्रिया। आया समझ कि SN2 क्रिया विधि के द्वारा क्या हो रहा है, ये संपन्न हो रही है। तो SN2 क्रिया विधि में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है। आया समझ में। ये थी अपनी क्या, कि जब अपन सांद्र HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब देखो बच्चों, अगर क्या बोल रहा हूं, अगर इस डाईएथिल ईथर में, इस डाईएथिल ईथर में इस HI को, कौन से HI को, सांद्र HI को अधिके में ले ले, तब क्या होगा। तो देखना, इसको अधिके में लेते हैं तब क्या होता है। तो देखो इसको मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं सीधा, सांद्र HI है ना, HI लिख देता हूं सीधा, या आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सांद्र HI और इसको लिख दिया अधिके। वो आपको आगे एक और रिएक्शन पूरी एक साथ करवाऊंगा तब भी आ जाएगी। तो क्या होगा देखो, किधर भी लिखो C2H5I प्लस C2H5OH। अब तक तो आ गया समझ में। अब देखो इसको अधिके में ले रखा है तो ये इसके साथ वापस जो एथेनॉल प्राप्त हुआ इसके साथ वापस अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है, C2H5OH के साथ वापस अभिक्रिया करता है कौन, HI, और क्या निकलता है यहां से H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2 और बन जाता है C2H5I, ये बन जाता है, और साथ में H2O, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि डाईएथिल ईथर है, कितने मॉलिक्यूल HI के काम में, 1 2, तो 2HI के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2 बनाता है C2H5I और साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये थी अपनी पूरी एक साथ अभिक्रिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर अपन सांद्र HI को अधिके में ले लेते हैं, अगर HI को अधिके में लेकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और अपने को H2O के रूप में H2 होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपनी जो CO बंध विदलन में जो सेकेंड जो रिएक्शन आती है वो होती है ईथर का अगर अपन जल अपघटन करवाएं तब क्या होता है। तो देखना कि जो डाईएथिल ईथर अपने पास, क्या डाईएथिल ईथर है, अगर उसका अपने जल अपघटन करवाते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में और उच्च दाब पर, क्या उच्च दाब के ऊपर तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं, तब देखो किधर से भी एक बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ H दे दो, एक तरफ OH दे दो, जिधर ऑक्सीजन आ रहा है उधर H, मतलब देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो ध्यान से इधर देखना, CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसे है ये। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो H प्लस और OH माइनस, तो इसके पास क्या जाएगा ये, इसके पास जाएगा ये, तो ये क्या होगा अपने पास एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल C2H5, जो क्या होगा एथेनॉल होगा। क्या बोला कि जब अपन ईथर का जल अपघटन करवाते हैं, है ना,
किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर, तब हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। यह थी अपनी क्या, ईथर का जल अपघटन। तो स्टूडेंट्स अब अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो होती है अपचयन। अगर अपने डाई एथिल ईथर का, क्या बोल रहा हूं, डाई एथिल ईथर का, ये अपने पास क्या है, डाई एथिल ईथर, इसका अपचयन किसकी उपस्थिति में, द्रव अमोनिया, जिसको NH3, क्या, द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ करवाते हैं, तब हमें एल्केन तथा एल्केनॉल प्राप्त होता है। मतलब एक तो एल्केन बनेगी, एक एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या बोला कि जब अपन डाई एथिल ईथर का अपचयन करवाते हैं द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ, तब हमें एल्केन तथा एल्केनॉल प्राप्त होता है। कैसे, देखो ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, CO बंध विदलन की तो बात हो रही है, ये बंध तोड़ा तो 2 H है अपने पास, तो एक H एक साइड, एक H एक साइड, क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा C2H5 था, और एक H दे दिया तो C2H6 बन गया। बना कि नहीं बना, ठीक है। और साथ में C2H5OH, देखो एक H इसको दिया तो 5 तो था ही, एक H और दे दिया तो ये हो गया 6, इसको सही लिख देता हूं, और ये बन गया C2H5OH। तो ये था अपचयन। अपचयन में क्या पढ़ा कि डाई एथिल ईथर का अगर अपचयन द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ कराते तो हमें एल्केन तथा एल्केनॉल प्राप्त होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है कि ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से, क्या, एसिटिल क्लोराइड से। तो क्या होता है देखना कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास डाई एथिल ईथर है। क्या है, डाई एथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया अपन एसिटिल क्लोराइड से, तो ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड से करवाती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तब क्या होता है देखो, समझाने के लिए आपको, यहां से बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड यहां से किधर से भी तोड़ दो, दोनों बराबर है, ठीक है। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो यहां से तो क्या होगा, C2H5Cl निकल जाएगा, और साथ में क्या बनेगा अपने पास, बन जाएगा C2H5O, डबल बॉन्ड O, CH3, जो क्या बना, एस्टर बना, जिसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। तो अपने पास क्या बन गया कि जब अपन डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड तथा एथिल एसीटेट यानी एस्टर का निर्माण होता है। तो ये थी अपनी अभिक्रिया, क्या, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो स्टूडेंट्स अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है कि अगर अपन डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एन हाइड्राइड के साथ करवाएं तब क्या होता है। तो देखना एन हाइड्राइड क्या होता है और डाई एथिल ईथर के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या उत्पाद बनता है। तो ये अपने पास क्या है, डाई एथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया अपन एन हाइड्राइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें एथिल एसीटेट यानी एस्टर का निर्माण होता है। कैसे देखना, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है एन हाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है अपने पास क्या, एन हाइड्राइड। इसमें देखो क्या होता है, देखना यहां से किसी का भी एक बंध तोड़ दो, ठीक है, और इधर इनमें से यहां से तोड़ो या यहां से तोड़ दो, CO का बंध का विदलन कर दो, मतलब CO बंध का विदलन करना है अपने को, तो यहां से किया, ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, और क्या होगा, और अगर अपन करें तो इस पे तो आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, आया, ठीक है। अब देखना क्या कर रहा हूं, अगर आपको ऐसे नहीं तो आप और तरीके से भी, मतलब इस CO बंध का क्या करना, अपने विदलन यहां से भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, बात वही होगी, बराबर होगी। कैसे देखना, क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा अपना। अगर आप यहां से करना उचित नहीं समझते तो यहां से करते, बात वही है। क्यों, ये O इसके पास आ रहा है तो इधर से आ जाएगा, कोई बात नहीं। आपको जैसे आपके नोट्स में दे रखा है वो भी सही है ना। तो क्या होगा देखो, ये बन जाएगा, प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ना है, तो क्या बनेगा C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। सेकेंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस प्लस को इसके साथ जोड़ना है, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
C2H5। तो दोनों क्या है, ये दोनों सेम, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बना, एथिल एसीटेट बना। क्या बना, एथिल एसीटेट बना। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि जब अपने डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तब हमें क्या उत्पाद बनता है, तब हमें एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। अब देखो आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां से करवा के दिखाओ, तो देखना यहां से होगा, तो यहां से करवाओगे तब क्या होगा, देखो इधर से भी करवाओ या इधर से करवाओ। अब देखो आपके जो क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में वो कि सर नोट्स में तो कुछ ऐसा है, तो देखना वही उत्पाद बनेंगे माइनस प्लस। तो अब इस माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ, तो ये माइनस इसके साथ जाएगा प्लस के, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 बना। अब दूसरा क्या बनेगा, दूसरा भी यही बनेगा, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये माइनस, देखो प्लस था इसके साथ ये माइनस आएगा O C2H5 बना। दोनों में सेम, उसमें भी यही बना था, इसमें भी यही बन रहा है। तो आप बंध का विलयन चाहे यहां से कराओ चाहे यहां से कराओ, बात दोनों की बराबर है, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन गलती से भी यहां से मत करा देना, ये गुना मत कर देना बेटा, क्योंकि अपन CO बंध का विदलन ही पढ़ रहे हैं, न कि CC बंध का विदलन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन ने 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली रासायनिक गुणधर्म में, है ना। तो अब अपनी जो 4th अभिक्रिया आती है वो होती है अन्य अभिक्रिया। और अन्य अभिक्रिया में अपनी जो फर्स्ट आती है वो आती है डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण। और ये निर्जलीकरण अपन पहले पढ़ चुके हैं, कैसे कि जब अपन डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण Al2O3 के साथ 653 डिग्री केल्विन पर करवाते हैं, या 653 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं, तब हमें जो उत्पाद बनती है वो बनती है एथीन। क्या बनती है, एथीन, और साथ में निकल जाता है H2O का मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं पहले, क्या कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया Al2O3 के साथ 653 केल्विन टेम्परेचर पे कराते हैं तो एथीन का निर्माण होता है। ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपनी जो सेकंड आती है वो रिएक्शन आती है कि ईथर की CO के साथ अभिक्रिया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब अपन डाई एथिल ईथर यानी CH3CH2O, क्या ये डाई एथिल ईथर CH3CH2O CH2CH3 की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, BF3 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं 500 ATM दाब पर। तब क्या होता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच आकर ऐड हो जाता है और उत्पाद अपना बनता है। देखो यहाँ पे इसकी तरफ भी ऐड कर सकते हो और इन कार्बन या ऑक्सीजन के बीच में भी ऐड कर सकते हो। तो अगर अपन इसके बीच में ऐड करें तो बन जाएगा अपना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और अगर आप सोच रहे हो सर इसके बीच में ऐड करके दिखाओ, तो इसके बीच में अगर अपन ऐड करेंगे तब क्या बनेगा, बनेगा अपने पास CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये आप किधर भी ऐड करो आपका आंसर सही आएगा, जिससे क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो जब अपन डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। अब देखो नेक्स्ट आता है, लास्ट जो रिएक्शन आती है इस चैप्टर की, वो आती है कि अगर अपन डाई एथिल ईथर का दहन कर दें। क्या कर दें, डाई एथिल ईथर का दहन। अब दहन कैसे करेंगे, देखना कि जब डाई एथिल ईथर अपने पास CH3 CH2O CH2 CH3, अगर इसका दहन करा दे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या दहन, तब उत्पाद क्या बनता है। तो देखना यहां पे जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा कि यहाँ पे 5 मोलिक्यूल तो H2O के और 4 मोलिक्यूल CO2 के बाहर निकल जाते हैं। अब आप सोचोगे सर ऑक्सीजन वैलेंस, तो ऑक्सीजन अपन वैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 लगा दो, 6 लगाएंगे तो ऑक्सीजन वैलेंस हो जाएगी। कैसे, 6 दूनी 12 रेख 13 है, तो इधर कितनी है, 4 दूनी 8 और 5
13 है। अब अगर कार्बन की बात करें 1 2 3 4, तो इधर क्या होगा, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 10, 3 3 2 5, 5 2 7, 3 10। तो इस प्रकार से अपन जब डाई एथिल ईथर का दहन करते हैं तब हमें ये क्या होता है, H2 और CO2 के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर था वो हुआ फिनिश कि एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।